हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल संघर्ष फॉर नौकरी और साई एकेडमी फॉर सक्सेस पर। तो साई एकेडमी फॉर सक्सेस पर तो वीडियो अपलोड करने का कारण ये है कि अभी संघर्ष फॉर नौकरी एक नया चैनल है, तो हो सकता है आप तक उसके जो भी नोटिफिकेशन है वो ना पहुंचे। तो आप क्या करिए, संघर्ष फॉर नौकरी चैनल है जो, उसको जाकर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो है अपना ऑन कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे अभ्यास प्रश्न आगे भी मिलते रहिए। और ग्रेडअप पर भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बाल विकास का, जो 2011 के सीटेट के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए थे बाल विकास संबंधित। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। पहला पॉइंट है आपका शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। और थर्ड, मूल्यांकन प्रक्रिया। और फोर्थ पॉइंट है हमारा कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर आपका वो होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें, तो इसका आंसर आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। कौन सा आंसर हो गया आपका? विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, यानी इसके अंदर कैरिकुलम एक्टिविटीज़ और को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ दोनों को हम लोग शामिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अपना। आई होप समझ में, तो क्यों नहीं होगा शिक्षण पद्धति पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, क्योंकि जो सिलेबस से अलग एक्टिविटीज़ है उसको भी शामिल करता है। और मूल्यांकन क्योंकि रोज नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, इसलिए मूल्यांकन प्रक्रिया को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो किस पर आधारित है? तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन भी हैं। ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन आपके पास है क्या, कि जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ, उसको दिखा देते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, यानी केवल शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर आधारित है। सेकेंड है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर आधारित है। तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। और चौथा है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है। तो अगर इसको देखा जाए तो उसका आंसर सिंपल से जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक। ठीक है, विकास एवं वृद्धि के, आपने टिक लगा लीजिए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसीलिए अध्यापक को साइकोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता होती है। अध्यापक को साइकोलॉजी इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि उसके जितने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उसके बारे में छात्र, जो शिक्षक है, वो अध्ययन कर ले और अध्ययन करने के बाद वो एक अच्छा शिक्षक बन सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में किसी अनुक्रिया के आधार पर स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो देखिए ध्यान दीजिए, एक बच्चा है जिसने क्या किया है, पहले जो उसने सीखा और जो नया वो सीख रहा है वो नए ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़कर देख रहा है यहाँ पर। यानी कि एक बच्चा है, अगर बात करें कि उसको पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को देखने के बाद वो सीखता है, तो इसमें जो आंसर है आपका वो क्या होगा, सीखने का सादृश्यता का नियम है, सीखने का प्रभाव का नियम है, सीखने का प्रक्रिया का यानी अभिवृत्ति का नियम है, सीखने का तत्परता का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुनर्बलन का सिद्धांत अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अप्लाई कर सकते हो कि जो बच्चा है वो प्रभाव के नियम से संबंधित। थॉर्नडाइक ने दिए थे ना 3 प्रभाव, ये प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। लाइन से लगा लेते हैं, पहले अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, फिर तत्परता का नियम। बट तत्परता का नियम यहाँ पर इसलिए नहीं क्योंकि उसने पुरानी बातों को जोड़कर सीखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीखने के प्रभाव का नियम इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन जो पेपर में आपको हमेशा दिखाई देता है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये बड़ा आसान है, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बाद में देखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर सिंपल से इसका आंसर, आप भी इसका आंसर लगाते जाइए। बस इसका आंसर क्या होना चाहिए, मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार। तो गणितीय विकार के लिए मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर गणितीय विकार की बात आ रही है तो गणितीय विकार के लिए तो आपका क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो गणितीय विकार के लिए आप डिसकैलकुलिया लगाइएगा। ठीक है, बट यहाँ पर डिसलेक्सिया है तो पठन विकार यहाँ पर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पठन विकार। एक क्वेश्चन पहले भी आया था, तारे ज़मीन पर जो बच्चा है, तारे ज़मीन में पर मूवी में जो बच्चा है, वो बच्चा जो है उसको कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसका भी आंसर क्या है बच्चों, डिसलेक्सिया, उसको भी डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को
शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब यहाँ पर समावेशी शिक्षा अगर आपने पढ़ी हो तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। समावेशी शिक्षा तो बहुत ही, आपने बीएड में भी पढ़ा है, अगर आपने डाइट किया डाइट में पढ़ा है, तो वहाँ पर क्या समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि सभी बच्चों को समान रूप से, ठीक है, या इसका जो आंसर सिंपल से क्या हो जाएगा बच्चों, अन्य समान बच्चों के साथ उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में नहीं, विशेष विद्यालयों में नहीं, और विशेष विद्यालय विशेष शिक्षकों द्वारा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। यानी जब बच्चों को आप आकलन करा रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस करा रहे हैं, मान लो आप उसको पिकनिक पर ले गए हैं, करें अब आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, तो इन सभी ऑब्जर्वेशंस करने के लिए आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है, अलग अलग विद्यार्थियों से तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, और फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो आप मुझे जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक है। तो आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए जो विद्यार्थियों को क्या क्या करना चाहिए इसमें ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में। तो इसका आंसर क्या होगा, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। यानी बच्चों ने क्या सीखा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ठीक है, सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा। ये बड़ा आसान सा प्रश्न है। अभी अगर आप बात करें कि प्रतिभाशाली बच्चे की क्या विशेषता होती है, तो प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है उसकी विशेषता क्या क्या होती है बच्चों। ठीक है, वो क्या होता है, सृजनात्मक विचार उसके अंदर होता है, यानी कि वो क्या करता है उसके अंदर सृजनात्मक विचार, यानी ये वाला आंसर का हो जाएगा। अभिव्यक्ति में नवीनता भी होती है और जिज्ञासा भी होती है। तो उसका आंसर है, यानी नहीं पूछा है, आप ध्यान देना इसमें, किसने क्या पूछा है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो उसका जो आंसर सिंपल सा आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसका आंसर हो जाएगा ये दूसरों के साथ झगड़ना। यानी जो बच्चा दूसरों का झगड़ता है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत होशियार है, प्रतिभाशाली है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बच्चे की दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। पहला मतलब इसमें कह रहा है बच्चे दुनिया के बारे में कई चीज़ें देखो ऐसे पूछ लेता है वो, कि जैसे एक क्वेश्चन था पहले भी कि बच्चा अंत्यक्रिया के द्वारा सीखता है, तो किसने बोला है, या बच्चा जो है वो उद्दीपन के साथ अभिक्रिया करके सीखता है, ये किसने बोला है, या बच्चा नैतिक रूप में सीखता है, किसने बोला है, या क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया है। तो ये चार जो आपको दिख रहे हैं ना, इनके सिद्धांत आप जो है वो आप पढ़ते रहिए। बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है, पैवलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, कॉलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत का जो सिद्धांत दिया है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, दोनों ही है। ठीक है, तो उसका जो आंसर क्या होगा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ, अगर ये सिद्धांत आपने पढ़ लिए होते तो इसका आंसर आपको आसानी से पता होगा। मुझे पक्का पता है कि इसका आंसर जो है आपको पता होगा कि ये आंसर है इसका पियाजे। ठीक है जी, तो ये बड़े आसान से प्रश्न हैं, बट ये जो 2011 का आपका क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे, ठीक है, 2011 क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। तो ऐसा क्यों है कि वो विद्यालय में बहुत ज़्यादा बातें करती है और घर में कम बात करती है। तो विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की ये मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका आंसर आप बताइए मुझे फटाफट क्या होगा। इसका आंसर जो होगा, ये तो बिल्कुल गलत है कि अपने घर को, हमेशा एलिमिनेशन से अगर आप जाओगे ना तो आपके क्वेश्चन कम से कम गलत होने के चांसेस होंगे। एलिमिनेशन से मतलब आप 1 बाय 1 MCQ देखते जाइए कि कौन सा MCQ बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हालांकि 2.5 घंटे आपको मिलता है, बहुत समय होता है, 150 क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ा प्रैक्टिस लगाइए तो हो जाएगा। इस तरीके से जैसे प्रैक्टिस में जब रहेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चा विद्यालय में खूब बात करे, तो ये इसका जो आंसर है, शिक्षकों की मांग वैसे कम होती है कि वो बच्चे जो है
खूब बात करें तो अपना घर पसंद भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसका आंसर है उसको अपने विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगर मान लो कि कोई बच्चा है और उसने कोई विचार दिया और उस विचार को मान्यता मिल गई तो उसको पुनर्बलन मिला, यानी सकारात्मक पुनर्बलन मिला, अगली बार वो फिर से अपने विचार देगा। तो इसी प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा फोर्थ, अपने विचारों को उसके विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो अब देखिए, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है, अगर करे वो, और बिल्कुल सही बात है, अगर उसने अपने बच्चों की क्षमताओं का यानी अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास उसने नहीं किया तो फिर वो उनको सिखा नहीं पाएगा। तो किससे संबंधित है ये? शिक्षा समाज शास्त्र से संबंधित है, सामाजिक दर्शन से। मतलब अगर आपको बताए आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं इनमें से बताइए, सिंपल सा है, सबसे ज़्यादा फोकस आपको कौन सब्जेक्ट पर होता है? वो होता है शिक्षा मनोविज्ञान पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। पहला पॉइंट लिखा है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाता है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करता है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाता है, या शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। अब यहाँ अभिप्रेरणा की जहाँ बात आ गई है तो वहाँ पर देखो, अभिप्रेरणा और रुचि, क्योंकि जब तक रुचि नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी, तब तक अभिप्रेरणा आ ही नहीं सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ, आप आंसर लगा सकते हो उसका। ठीक है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का जो है वो विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, सीखने में समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंत्य क्रिया और शिक्षक उस पर प्रक्रिया को सुगम बना ले। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए और शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा के आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो जो अगर जब तक बच्चे के 2005 एनसीईआरटी भी यही कहता है कि जब तक बच्चे के जो बुक है उसको जब तक बाहरी ज्ञान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक बच्चा जो है वो ना तो रुचि लेगा, ना वो अच्छी तरह की चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाएगा, सीख पाएगा। ठीक है, तो जो उसका आंसर हो गया बाहरी दुनिया से बच्चों को जोड़ना, इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से कथन की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की विशेषता, यानी सीखने की प्रक्रिया क्या है? आपने पढ़ा होगा सीखने की प्रक्रिया क्या है? जो निरंतर चलती है वो सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो बिल्कुल गलत है, ये जो आंसर है बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहली गुरु, आज गुरु पूर्णिमा है तो बात कर लेते हैं। बच्चे की सबसे पहली गुरु जो है उसकी माँ होती है, और उसके बाद उसका परिवार, समाज। यानी कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बच्चा केवल शैक्षिक संस्थान, स्कूल में, कोचिंग में यहीं पर केवल सीख सकता है, यहीं पर केवल अधिगम प्राप्त कर सकता है, ये गलत है। बाकी शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया, ये भी ठीक है, लक्ष्योन्मुख होती है। लक्ष्य निर्धारित करोगे तभी शिक्षा सीख सकते हैं। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो जो इसका आंसर है वो यही हो जाएगा कि शिक्षा संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ये नहीं है ऐसा। ठीक है जी गुरु जी, आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास है। फिर ये क्या है कि को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसके नहीं, किसी पर छूट देनी चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। आप तरस नहीं खा सकते किसी बच्चे पर। ठीक है, बच्चे जो है सभी को बराबर बराबर लेकर चलना चाहिए। हाँ, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, बट परंतु इन निचले कार्य करने की छूट दे दी तो अपने आप डीमोटिवेट हो गया, उसको पता जाएगा कि मेरी भी कमियाँ हैं। दूसरा कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये आगे हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, माता पिता उसकी सहायता ना करें। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, श्रव्य मतलब सुनाई होता है ना, तो विजुअल ऑडियो। तो जो इसका आंसर होगा ना, तो आप भी इसको समझ सकते हैं, विशेष व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ। ठीक है, कि भाई उसको थोड़ा फील ना हो। तो बोलते हैं ना कि कई ऐड भी आते हैं कि टीवी के अंदर कि हम भी समान हैं, हम भी बराबर है। तो एक तरस मत खाइए, कोई विशेष व्यवहार मत कीजिए, माता पिता से हेल्प करने के लिए मत कहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उसको आप सहायता उपलब्ध करा सकते हैं, यानी कि उसको आप
CD वगैरह और आप जो है उसको रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, ताकि वो आगे घर पे भी जाके उसको रिवाइज कर सके। आगे देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियाँ और विषयों के ज्ञान में दक्षता, या मानक भाषा में उसकी दक्षता। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, अधिक मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता ये होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, आप इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इसको देखा जाए कि वो प्राथमिक स्तर का एक टीचर है, प्राथमिक स्तर पर क्या होगा, जो मानक भाषा है, यानी जिस भी भाषा में वो सिखा रहा है उस भाषा को उसको अच्छे से आना। बच्चे क्या करते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज है वो रीजनल लैंग्वेज उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से आती है, तो उसका आंसर होगा वो होगा अति मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो चार ये देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंटली प्याजे की चार अवस्थाएं हैं: संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा क्या करेगा, उसने जो पढ़ा हुआ है, जो भी आप स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो लाइन से याद करते हैं। तो ये लाइन से नहीं लिखा है, ध्यान रखना, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, इसको लाइन से लगा लीजिए आप। अगर मैं ट्रिक बता दूँ, सबने पूरी की मूर्ति अपनी आपकी, यानी कि पहले संवेदी प्रेरक अवस्था आएगा, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आएगा, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक आएगा, फिर चौथे नंबर पर औपचारिक। कई बार वो इस तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि भाई लाइन से दे रखे होंगे, बट यहाँ पर क्या है, चिंतन कब प्रारंभ करता है बच्चा। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो बड़ा ही आसान है। अगर आपने प्याजे पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, तो भाई जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा जल्दी की सारे की सारी थ्योरीज हम लोग यहाँ पढ़ लें, और बुक्स वगैरह भी आपने पढ़ी होगी, बहुत सारी यूट्यूब ने बना भी रखी होगी, तो आप पढ़ सकते हैं, मैं भी बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी फोर्थ स्टेज ऐसी होती है जब बच्चा क्या करता है, चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है और अमूर्त चिंतन करता है। मूर्त चिंतन आता तो फिर वो मूर्त संक्रियात्मक हो जाता। मोटर स्किल्स की बात आती तो संवेदी प्रेरक अवस्था हो जाता। ठीक है जी, आगे चल लेते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, एक अभिभावक को पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? एक टीचर है जो कहता है बच्चों को, भाई तुम जहाँ मर्जी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार अगर आप भी टीचर है तो आपके सामने भी समस्या आती है कि जी इसके दोस्त के साथ मत बैठाना, इसको ये बहुत बातें करते हैं आपस में बैठ के, इसको जी आगे बिठाना। मतलब ये तो हर पेरेंट्स का एक सुझाव रहता है टीचर को, जी मेरा बच्चा कमज़ोर है, मेरे बच्चे को सबसे आगे बिठाना। तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। तो उसका आंसर तो बड़ा आसान सा आपके लिए हो गया है ये। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अभिभावक हैं वो एटलीस्ट शिक्षक पर विश्वास रखें और बताएं कि जी हमारी ये समस्या है, और शिक्षक को अपने विवेक से उस चीज़ को सुलझाना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा किसने दिया? सीधा क्वेश्चन है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। जिसने पढ़ा है वो सही उत्तर देगा और जिसने नहीं पढ़ा है वो फिर तुक्का मारेगा। इसका आंसर होगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, इन्होंने दिया। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे ने कौन सा दिया है? हाँ जी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और वाइगोत्स्की ने कौन सा दिया है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है। 4 विशिष्ट अवस्थाएं बौद्धिक विकास की। अब 4 किसने की है? कोलबर्ग है, एरिक एरिक्सन है, स्किनर है या पियाजे है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता दीजिए मुझे क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने अभी पढ़ी थी हमने, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो इसका जो इसका आंसर जो किसने दिया? प्याजे ने इसका दिया है। 4 दिए संवेदी प्रेरक। ठीक है, आपका हो गया पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, ये 4 भाग दिए उसने उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? गैंग बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा समय होता है? किशोरावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, पूर्व बाल्यावस्था होता है या बाल्यावस्था होता है? हाँ जी, आप मुझे पता है इसका आंसर जो है, बहुत सारे बच्चे जो है अजीब तरीके देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। ठीक है, बहुत सारे लोग किशोरावस्था लगाया होगा, मगर बाल्यावस्था जो है उसमें बच्चे गैंग बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जाके चरम पर पहुँच जाता है अपने वो किशोरावस्था के अंदर। तो शुरुआत कहाँ होती है? बाल्यावस्था में।
बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कौन सी? नकारात्मक, अप्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ? तटस्थ तो नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। नकारात्मक बिल्कुल नहीं होगा इसका। सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अप्रोन्मुखी, आप इसका आंसर क्या लगा सकते हैं? अप्रोन्मुखी यानी ऊपर की, जिस तरफ बच्चा जा रहा है उस तरफ। अग्रोन्मुखी, इसको थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे। अग्रोन्मुखी, इसका आंसर क्या है? अग्रोन्मुखी, यानी कि जिस तरफ बच्चा जा रहा है उसको मोटिवेट करें, और अगर गलत रास्ते पर जा रहा है समझा के उसको सही रास्ते पर लेके आए। तो इसका आंसर होगा अग्रोन्मुखी। तटस्थ तो हो ही नहीं सकता ना कि पेरेंट देखते रहे कि बच्चा जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है अपने हिसाब से। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे संबंधित है? विकास कभी ना होने वाली निरंतरता का सिद्धांत। सीधे सीधा आंसर लगा लीजिए, क्या है इसका आंसर? निरंतरता का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? जब बच्चे जो है ना वो चीज़ों को संश्लेषण विश्लेषण पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास की बात की, ध्यान देना। जब देखो यहाँ पॉइंट आप जब चीज़ है ना वो डिस्कस करते हैं तो उस जो पॉइंट दिया है उस पर थोड़ा फोकस कर। संज्ञानात्मक विकास में क्या? खेल का मैदान बिल्कुल नहीं, सभागार बिल्कुल नहीं, घर, विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। तो यहाँ पर जो ये आ गया ना विद्यालय कक्षा पर्यावरण, इसमें खेल का मैदान भी आ गया, ठीक है, और घर भी आ गया। तो इसका आंसर हो गया विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। रटना आ गया भाई साहब, तो आंसर यही आ गया, बुद्धिमान बच्चा है। रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारने की क्षमता किसी में भी हो सकती है। तो कभी भी पढ़ाऊंगा अधिगम और अर्जन। अधिगम और अर्जन जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि रटना जो है ना तो अधिगम है और ना ही अर्जन है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, वह जो बहुत लंबे लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेता है। तो इसका आंसर ये गलत हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। पहला लिखा है कक्षा में अधिगम उपस्थिति, दूसरा शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य है, तीसरा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और कक्षा में एकदम खामोशी। तो शिक्षण का संकेतक कौन सा हो जाएगा चारों में से? जब विद्यार्थी क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है, यानी उसको कुछ समझ में आना शुरू हुआ है तभी तो प्रश्न पूछता है। जिज्ञासा बढ़ेगी उसकी जब उसको चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएगी, तो इसको अभिप्रेरित शिक्षण कहा जा सकता है। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा। ध्यान दीजिए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। अभी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता कौन सी नहीं होगी? अगर कोई बच्चा शरीर से अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल रहा है तो उसमें क्या सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था होगी? तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन का मनचित्रण संबंधित है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्य क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाए? जो क्रियाशीलता है उस पर क्या करे? वो अनुसंधान करे, उस पर और अन्वेषण करे, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सरल और रोचक सहायता सामग्री का प्रयोग करना थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ये भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर एक तो बिल्कुल आपका चला ही गया है। तो यहाँ पर जो वो कह रहा है बेहतर तरीका इसमें जो है वो कौन सा हो सकता है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्याजे के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, बट यहाँ पर थोड़ा आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है? अमूर्त चिंतन करना आरंभ करता है। वहाँ पर अमूर्त चिंतन करता है, आरंभ तो शुरू कर देता है जी। वो कब? मूर्त संक्रियात्मक के अंदर 7 से 11 वर्ष की उम्र में। पिछला क्वेश्चन था वहाँ पर क्या हो गया था आपका? वो औपचारिक संक्रियात्मक था, क्योंकि वो सोचना शुरू करता नहीं है, सोचना उनकी प्रक्रिया में आ जाता है। यहाँ पर वो सोचना क्या कर रहा है? शुरू केवल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्य के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रेरक शिक्षार्थियों की अंतर्जनित प्रतिभाओं का पोषण एवं प्रश्न करने के आवश्यक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये तो हुए आज के 30 क्वेश्चन। देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम लोग आगे आपको मैं थोड़ा दिखा दूँ, डिस्कस करेंगे। तो आपको खाली इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना है,
ठीक है। और ऑल ग्रेडअप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, साई एकेडमी फॉर सक्सेस के नाम से ही वहाँ पर मेरी आईडी है। ठीक है, तो इसको मैं यही विराम देता हूँ बाकी। ठीक है, थैंक यू सो मच।